नमस्कार मित्रों। आज हम एक अनूठी यात्रा पर निकल रहे हैं जिसमें हम ऐसी पुस्तक का अनुभव करेंगे जो आपके धन के प्रति दृष्टिकोण को पूर्णतः परिवर्तित कर देगी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल केवल गणितीय सूत्रों और आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक व्यवहार, भावनाओं और निर्णयों को समझने की एक गहन खोज है। इस पुस्तक से आपको न केवल अपने आर्थिक निर्णयों को परखने का ज्ञान मिलेगा, बल्कि आप यह भी जान सकेंगे कि कैसे साधारण जीवन शैली में छोटे छोटे परिवर्तनों से दीर्घकालिक समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। यदि आप अपने वित्तीय जीवन में स्थिरता, संतुलन और स्पष्टता लाना चाहते हैं, तो यह श्रव्य प्रस्तुति आपके लिए एक अनमोल साधन सिद्ध होगी। क्या आप इस रोमांचक यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? अध्याय 1, नो वंस क्रेजी। इस अध्याय में मॉर्गन ने यह स्पष्ट किया है कि जब हम किसी के धन संबंधी निर्णयों को बाहर से देखते हैं तो वे अक्सर अतिरंजित या अनौपचारिक प्रतीत हो सकते हैं, परंतु लेखक का यह तर्क है कि वास्तव में कोई भी व्यक्ति पागल नहीं होता। हर व्यक्ति के निर्णय उसके व्यक्तिगत अनुभवों, सामाजिक परिवेश और जीवन की कठिनाइयों के आधार पर आकार लेते हैं। हम जिस तरीके से पैसे का उपयोग करते हैं, बचत करते हैं या निवेश करते हैं, उसमें हमारी बचपन की यादें, पारिवारिक मूल्य और समाज की छाप का गहरा प्रभाव होता है। मॉर्गन ने विस्तार से बताया है कि वित्तीय निर्णय केवल तर्कसंगत गणित या विश्लेषण से उत्पन्न नहीं होते, बल्कि इनमें भावनाएं, मान्यताएं और कभी-कभी सबकॉन्शियस बायसेस भी शामिल रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो बचपन में आर्थिक तंगी का सामना कर चुका हो, वह भविष्य में अत्यधिक बचत करने का निर्णय ले सकता है, जबकि वहीं किसी सुखद अनुभव वाले व्यक्ति के लिए खर्च करने का रवैया स्वाभाविक हो सकता है। इसी प्रकार जोखिम लेने की क्षमता भी व्यक्ति की जीवन यात्रा, उसके अनुभवों और उसकी परिस्थिति पर निर्भर करती है। इस अध्याय में मॉर्गन यह भी समझाते हैं कि बाहरी दृष्टि से देखने पर जो निर्णय असामान्य लगते हैं, वे वास्तव में उस व्यक्ति की परिस्थितियों का परिणाम होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की सोच और निर्णय लेने की प्रक्रिया अनूठी होती है, क्योंकि हम सभी ने अलग अलग अनुभव किए हैं। इसीलिए जो निर्णय एक नज़र में इरैशनल प्रतीत होते हैं, वे उस व्यक्ति के लिए पूरी तरह से लॉजिकल और अप्रोप्रिएट हो सकते हैं। लेखक का यह संदेश हमें सहानुभूतिपूर्ण और समझदार बनने की प्रेरणा देता है। हमें यह समझना चाहिए कि किसी के आर्थिक निर्णयों का आकलन करने से पहले उनके जीवन की पृष्ठभूमि, संघर्ष और उपलब्ध संसाधनों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। मॉर्गन ने इस अध्याय में अनेक उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से बताया है कि कैसे हर व्यक्ति के पास अपने अपने दृष्टिकोण और मनोवैज्ञानिक आधार होते हैं। चाहे वह व्यक्ति बहुत धनवान हो या साधारण, उसके निर्णय हमेशा उसके जीवन के अनुभवों और उस समय की भावनात्मक स्थिति से प्रेरित होते हैं। जब हम किसी के निवेश, बचत या खर्च करने के तरीके को देखते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यक्ति ने अपने अनुभवों, पारिवारिक परंपराओं और सामाजिक मान्यताओं के आधार पर अपना निर्णय लिया होता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें दूसरों के आर्थिक निर्णयों का त्वरित न्याय नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति की फाइनेंशियल स्टोरी अलग होती है और उसी आधार पर उसके निर्णय सही या उपयुक्त होते हैं। मॉर्गन हमें यह सिखाता है कि स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करते समय भी हमें यह समझना चाहिए कि हमारी पसंद नापसंद हमारे अनुभवों और परिवेश का परिणाम है। जब हम इस बात को समझते हैं कि कोई पागल नहीं है, तो हम अपनी और दूसरों की फाइनेंशियल सिचुएशंस को अधिक सहानुभूतिपूर्ण और समझदारी से देख पाते हैं। इस प्रकार अध्याय 1 हमें यह संदेश देता है कि आर्थिक निर्णयों के पीछे की मनोवैज्ञानिक जड़ें बेहद गहरी होती हैं। हमारे सभी फैसलों में भावनाएं, अनुभव और व्यक्तिगत कहानियां शामिल होती हैं, जिन्हें समझे बिना हम किसी के निर्णय को आसानी से नहीं आंक सकते। इस समझ के साथ हम अपने स्वयं के वित्तीय निर्णयों में सुधार ला सकते हैं और दूसरों के निर्णयों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित कर सकते हैं। अध्याय 2, लक और रिस्क। इस अध्याय में लेखक ने स्पष्ट किया है कि हमारी आर्थिक यात्रा में भाग्य और जोखिम दो ऐसे अभिन्न तत्व हैं जिनका प्रभाव हमारे निर्णयों और उनके परिणामों पर गहरा पड़ता है। मॉर्गन कहते हैं कि जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें न तो हम पूर्वानुमान कर सकते हैं और न ही नियंत्रित कर सकते हैं। हमारी मेहनत,
बुद्धिमत्ता और योजना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, परंतु कई बार एक अनदेखा मोड़ या एक अचानक आई घटना हमारे संपूर्ण प्रयासों को नई दिशा दे सकती है। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि आर्थिक सफलता में केवल हमारी योग्यता ही नहीं, बल्कि उन अनिश्चित कारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है जिन्हें हम लक या भाग्य कहते हैं, और रिस्क यानी जोखिम जो हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों का अपरिहार्य हिस्सा है। लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि कई बार ऐसे लोग जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर चुके होते हैं, वे भविष्य में अत्यधिक सावधानी बरतते हैं और जोखिम को सीमित करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण स्वरूप, वे बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बचपन में आर्थिक तंगी का अनुभव कर चुका है, तो वह भविष्य में हर छोटी बड़ी खर्च पर अतिरिक्त ध्यान देता है और बचत को अपनी प्राथमिकता मानता है। वहीं जिन लोगों ने कभी ऐसे संघर्ष नहीं देखे, उनके लिए जोखिम लेना अधिक सहज और स्वाभाविक हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में मॉर्गन ने भाग्य के महत्व को भी उजागर किया है। कभी कभी बिना किसी योजना के भी सही अवसर मिल जाते हैं और वही अवसर किसी की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देते हैं। इस अध्याय में लेखक ने कई जीवंत उदाहरण और कहानियों के माध्यम से यह समझाया है कि किस प्रकार जोखिम और भाग्य दोनों के बीच का संतुलन ही वास्तविक सफलता की कुंजी है। उन्होंने बताया कि जब हम आर्थिक निर्णय लेते हैं तो हमें केवल संख्यात्मक विश्लेषण या गणितीय सूत्रों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपने अनुभव, भावनात्मक स्थिति और अनिश्चितताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, एक निवेशक जो हमेशा सुरक्षित विकल्प चुनता है, वह कई बार अवसरों से चूक जाता है, जबकि वहीं एक साहसी निवेशक जो थोड़ा अधिक जोखिम उठाता है, उसे अप्रत्याशित सफलता का अनुभव हो सकता है। यह दर्शाता है कि जोखिम लेने की कला में भी एक समझदारी होनी चाहिए। न तो अत्यधिक जोखिम लेना चाहिए और न ही बिना जोखिम के ही काम चलाना चाहिए। मॉर्गन ने यह भी बताया कि जोखिम और भाग्य के मापन के प्रयास अक्सर असंभव होते हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसे कारक हैं जिन्हें आंकड़ों में बांधना मुश्किल है। हमारी सफलता या असफलता में कितनी भूमिका निभाता है, यह अक्सर हमारे हाथ में नहीं होता। कभी कभी एक छोटा सा संयोग, एक अनपेक्षित घटना या एक बाहरी आर्थिक परिवर्तन हमारे जीवन की दिशा ही बदल देता है। इसीलिए जब हम अपने आर्थिक निर्णयों का मूल्यांकन करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि उनमें हमारी व्यक्तिगत मेहनत के साथ साथ उन बाहरी कारकों का भी योगदान रहता है जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपने वित्तीय निर्णयों में जोखिम लेने और भाग्य के तत्वों को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। लेखक हमें यह सीख देते हैं कि सफलता पाने के लिए केवल कठोर परिश्रम या विश्लेषण पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें उन अनिश्चितताओं के साथ भी सामंजस्य बैठाना सीखना होगा जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमें अपनी गलतियों से सीखते हुए अपने जोखिम प्रबंधन की रणनीतियां बनानी चाहिए और साथ ही साथ उन मौकों को पहचानना चाहिए जब भाग्य हमारे पक्ष में हो सकता है। अंततः यह अध्याय हमें यह संदेश देता है कि जीवन में जोखिम और भाग्य दोनों ही अपरिहार्य हैं। इस ज्ञान के साथ हम न केवल अपने वित्तीय फैसलों में सुधार ला सकते हैं, बल्कि दूसरों के निर्णयों को भी अधिक समझ और आदर के साथ देख सकते हैं। अध्याय 3, नेवर इनफ। इस अध्याय में मॉर्गन ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि जब कोई व्यक्ति धन अर्जित कर लेता है, तब भी उसकी संतुष्टि का स्तर कभी स्थायी नहीं रहता। यानी कि इंसान की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति में एक ऐसा पहलू विद्यमान है जहां वह हमेशा और अधिक पाने की चाह रखता है। मॉर्गन बताते हैं कि चाहे आप कितनी भी धन संपदा क्यों न अर्जित कर लें, अंततः आपकी आत्मा को पर्याप्तता का एहसास नहीं हो पाता। यह निरंतर बढ़ते हुए अपेक्षाओं और अधूरी इच्छाओं का एक चक्र है जो व्यक्ति को न केवल मानसिक असंतोष में डालता है, बल्कि कई बार अव्यवस्थित और जोखिमपूर्ण निर्णय लेने के भी कगार पर ले आता है। मॉर्गन ने कई जीवंत उदाहरणों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है कि कभी भी पर्याप्त नहीं का मानसिकता किस प्रकार से न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में भी प्रभाव डालती है। उदाहरण के तौर पर, कुछ लोग जो अपने जीवन में थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे भी हमेशा अगली ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अपने वर्तमान स्तर को अपर्याप्त मानते हैं। इस मानसिकता के कारण वे निरंतर प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं और कभी न कभी
अपने सुख सुविधाओं और संतुलन को खो देते हैं। यह अदम्य इच्छा न केवल व्यक्ति के लिए तनाव और चिंता का कारण बनती है, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। मॉर्गन यह भी बताते हैं कि यह कभी भी पर्याप्त नहीं कि भावना हमें चेतावनी देती है कि आर्थिक सफलता में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अनंत लालच के जाल में फंस जाते हैं तो अक्सर हम अपने नैतिक मूल्यों, पारिवारिक संबंधों और जीवन की गुणवत्ता को नजरअंदाज कर देते हैं। इस अध्याय में यह संदेश दिया गया है कि संतोष और कंटेंटमेंट का होना, यानी कि जो आपके पास है उसमें खुश रहना अधिक महत्वपूर्ण है। यह केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और सामाजिक समरसता के लिए भी आवश्यक है। मॉर्गन ने आगे यह भी स्पष्ट किया कि यह मानसिकता किस प्रकार व्यक्ति को जोखिम के उस दौर में ले जाती है जहां वह अपने निर्णयों में अति उत्साही हो जाता है। जब इंसान अपने वर्तमान स्तर से संतुष्ट नहीं रहता तो वह अक्सर अनावश्यक जोखिम उठाने लगता है, जिससे न केवल उसकी वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है, बल्कि उसकी व्यक्तिगत जिंदगी भी अस्थिर हो जाती है। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति अपने मन की इस अतृप्त इच्छा को नियंत्रित करे और समझे कि जीवन में संतुलन और स्थिरता ही सच्ची सफलता का आधार है। इस अध्याय का मुख्य सार यह है कि हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि कभी-कभी पर्याप्त ही सबसे बड़ा उपहार है। यदि हम अपने जीवन में संतोष की भावना को विकसित कर लें तो हम अपने आर्थिक निर्णयों में भी अधिक विवेकशील हो सकते हैं और अनावश्यक जोखिमों से बच सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अंततः धन का असली उद्देश्य हमारे जीवन को समृद्ध और संतुलित बनाना है, न कि केवल असीमित आकांक्षाओं को पूरा करना। मॉर्गन का यह संदेश सुनकर हमें यह आत्मचिंतन करने का अवसर मिलता है कि हम अपने जीवन में कहाँ संतुलन खो रहे हैं और हमें अपनी इच्छाओं को किस प्रकार से नियंत्रित करना चाहिए, ताकि हम न केवल आर्थिक दृष्टि से सफल हों, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी खुशहाल जीवन जी सकें। अध्याय 4, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। इस अध्याय में लेखक ने उस अद्भुत प्रक्रिया का विवेचन किया है जिसे हम सामान्यतः कंपाउंडिंग कहते हैं। यह वह रहस्य है जिसके द्वारा छोटी छोटी बढ़ोतरी यदि समय के साथ सही तरीके से जोड़ दी जाए तो असाधारण रूप से बड़ी संपत्ति में परिवर्तित हो जाती है। मॉर्गन बताते हैं कि कंपाउंडिंग का सिद्धांत गणितीय सूत्रों से परे जाकर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब हम अपने धन को एक निश्चित दर से बढ़ने देते हैं तो न केवल मूलधन बढ़ता है, बल्कि उस पर प्राप्त ब्याज भी आगे ब्याज उत्पन्न करता है। यही प्रक्रिया निरंतर चलने पर एक अद्वितीय वृद्धि का कारण बनती है, जिसे समझना सामान्यतया सहज नहीं होता। लेखक का कहना है कि कंपाउंडिंग का जादू हमें अक्सर चकित कर देता है, क्योंकि यह एक लीनियर रेखीय वृद्धि नहीं, बल्कि एक एक्सपोनेंशियल घातीय वृद्धि है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नियमित अंतराल पर थोड़ी थोड़ी बचत करता है और उस पर प्राप्त ब्याज को भी फिर से निवेश करता है, तो समय के साथ वह छोटी सी रकम एक विशाल धनराशि में बदल सकती है। यह विचार हमारे मन में अक्सर भ्रम पैदा करता है, क्योंकि हम सीधे सीधे देख नहीं पाते कि किस तरह से एक छोटा प्रतिशत लाभ वर्षों में गुणा होकर कैसे विशाल लाभ में तब्दील हो जाता है। यही कारण है कि कंपाउंडिंग को समझना और अपनाना दीर्घकालिक वित्तीय सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में मॉर्गन ने इस प्रक्रिया के 2 पहलुओं पर प्रकाश डाला है। पहला पहलू है धैर्य। लेखक कहते हैं कि कंपाउंडिंग का असली लाभ तभी मिलता है जब आप समय के साथ अपने निवेश को स्थिर और लगातार बढ़ते रहने देते हैं। चाहे लाभ की दर कम क्यों ना हो, अगर आप उसे लंबी अवधि तक बढ़ने देते हैं तो अंततः वह आपके लिए चमत्कारिक परिणाम लेकर आता है। दूसरा पहलू है निरंतरता। नियमित बचत और निवेश की आदत, चाहे प्रारंभिक राशि थोड़ी ही क्यों ना हो, कंपाउंडिंग के प्रभाव को 2 गुना या उससे भी अधिक कर सकती है। इस प्रक्रिया में एक छोटी सी रकम भी यदि समय के साथ लगातार बढ़ती रही तो वह कई गुना अधिक हो जाती है, जो कि आर्थिक नियोजन में एक महत्वपूर्ण सबक है। मॉर्गन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कंपाउंडिंग का रहस्य केवल वित्तीय दुनिया तक सीमित नहीं है। जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी छोटी छोटी सफलताओं का संचित होना एक बड़ी उपलब्धि में परिवर्तित हो सकता है। जैसे जैसे हम अपने कौशल, ज्ञान और अनुभव में निरंतर वृद्धि करते हैं, वैसे वैसे हमारे व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में भी कंपाउंडिंग का जादू दिखाई देता है।
इस तरह यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि छोटी छोटी सफलताओं और नियमित प्रयासों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ ये हमारे जीवन में अपार बदलाव ला सकते हैं। लेखक का यह संदेश भी है कि कंपाउंडिंग को समझने के लिए हमें अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि तत्काल परिणाम की अपेक्षा दीर्घकालिक लाभ अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में कई बार हम ऐसे निर्णय लेते हैं जिनका लाभ तुरंत नहीं दिखाई देता, परंतु समय के साथ वे हमारी स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए धैर्य, निरंतरता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण ही कंपाउंडिंग के प्रभाव को पूरी तरह से अपनाने की कुंजी है। इस अध्याय के माध्यम से मॉर्गन ने हमें यह भी समझाया है कि कंपाउंडिंग के जटिल सिद्धांत को अपनाने में मनोवैज्ञानिक पक्ष भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि छोटे छोटे प्रयास और नियमित बचत कैसे समय के साथ बढ़कर हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, तो हम अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होने के बजाय भविष्य के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम करने लगते हैं। इस प्रकार कंपाउंडिंग न केवल आर्थिक सफलता का आधार है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और निरंतरता लाने का एक सशक्त उपकरण भी है। इस अध्याय से हमें यह संदेश मिलता है कि यदि हम अपने छोटे प्रयासों को समय के साथ जोड़ते रहें, तो अंततः वे हमारी कल्पना से भी अधिक सफलता और समृद्धि का कारण बन सकते हैं। यह ज्ञान हमें आर्थिक निर्णयों में धैर्य रखने और लंबी अवधि की योजनाओं को अपनाने की प्रेरणा देता है, जिससे हमारी जीवन यात्रा में स्थिरता और संतोष सुनिश्चित हो सके। अध्याय 5, गेटिंग वेल्थी विरुद्ध स्टेइंग वेल्थी। इस अध्याय में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि धन अर्जित करना और उसे संरक्षित रखना दो भिन्न कौशल हैं, जिनके लिए विभिन्न मानसिकताएं और व्यवहारिक दृष्टिकोण आवश्यक होते हैं। जबकि धन अर्जित करने के लिए साहस, जोखिम लेने की तत्परता और कभी-कभी भाग्य का सहारा लेना पड़ता है, वहीं एक बार जब आप धनवान बन जाते हैं तो उसे सुरक्षित रखना और भविष्य में उसकी वृद्धि को सुनिश्चित करना एक निरंतर चुनौती बन जाता है। मॉर्गन का तर्क है कि बहुत से लोग अपनी प्रारंभिक सफलता के बाद अपनी सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते, जिससे उनका धन धीरे धीरे पिघल जाता है। लेखक बताते हैं कि धन अर्जित करने के लिए अक्सर जो रणनीतियां अपनाई जाती हैं, वे हीन जोखिम लेने और आक्रामक निवेश से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ व्यक्ति तेजी से धन कमाने के लिए हाई रिस्क निवेश में हाथ आजमाते हैं, परंतु जब बात आता है उस धन को संरक्षित रखने की, तो वही रणनीतियां में उलट काम करती हैं। धन संरक्षित रखने के लिए धैर्य, विवेकशीलता और अक्सर एक साधारण जीवन शैली अपनाना अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसी कारण मॉर्गन कहते हैं कि गेटिंग वेल्थी और स्टेइंग वेल्थी के बीच का अंतर अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि वास्तव में दोनों के लिए अलग अलग मानसिकता और व्यवहारिक बदलावों की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में लेखक ने यह भी जोर देकर बताया कि धनवान बनने में तो भाग्य और अवसरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन जब बात आती है उस धन को सुरक्षित रखने की, तो यह पूरी तरह से आपके निर्णयों और व्यवहार पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो जोखिम भरे निर्णय लेकर तेजी से धन अर्जित कर लेता है, वह बाद में अपनी असावधानी, अतिरंजना और भौकालिक खर्चों के कारण अपना धन खो सकता है। वहीं जो व्यक्ति संयम, बचत और विवेकपूर्ण निवेश पर ध्यान देता है, वह अपने धन को लंबी अवधि तक संरक्षित रख पाता है। मॉर्गन इस बात पर बल देते हैं कि धन को संरक्षित करने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा का एक गुना होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे किसी भी अप्रत्याशित घटना का सामना किया जा सके। लेखक ने उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से समझाया है कि कैसे कई बार लोगों की अतृप्त इच्छाएं, उनकी आत्मसंतुष्टि की कमी और सामाजिक दबाव उनके धन के प्रबंधन में बाधा उत्पन्न करते हैं। वे बताते हैं कि धन अर्जित करने के समय जहां साहस और जोखिम लेने की प्रवृत्ति सहायक होती है, वहीं धन संरक्षित करने के लिए स्थिरता, धैर्य और आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि कुछ महान निवेशक और व्यवसायी धन कमाने के बाद भी अपनी लाइफस्टाइल में कटौती करते हैं, अत्यधिक खर्चों से बचते हैं और अपने निवेश में लंबी अवधि के लिए बने रहते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि धन अर्जित करना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक जरूरी है उसे सुरक्षित रखना। व्यक्ति को अपनी सफलता की कहानी में केवल तेजी से धन कमाने की कहानियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए,
बल्कि यह समझना चाहिए कि दीर्घकालिक समृद्धि उसी में निहित है जहां संयम, रणनीति और जोखिम प्रबंधन का मेल होता है। यदि हम इस संतुलन को समझें और अपनाएं, तो हम न केवल धनवान बन सकते हैं, बल्कि उसे भविष्य में भी संरक्षित रख सकते हैं। यही विचारधारा हमें यह सिखाती है कि वित्तीय सफलता का असली मापदंड केवल कमाई नहीं, बल्कि उस धन को संभाल कर रखना भी है। अध्याय 6, टेल्स, यू विन। इस अध्याय में मॉर्गन ने इस बात पर गहराई से प्रकाश डाला है कि वित्तीय सफलता में असाधारण, अप्रत्याशित घटनाएं, जिन्हें अंग्रेजी में टेल इवेंट्स कहा जाता है, का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेखक कहते हैं कि अधिकांश निवेश निर्णय सामान्य होते हैं, जो धीरे धीरे मध्यम लाभ देते हैं, परंतु कुछ दुर्लभ अवसर ऐसे होते हैं जो आपके समग्र परिणामों में अनुपातहीन सुधार ला देते हैं। यही वह सिद्धांत है जो यह बताता है कि जब हम अपनी वित्तीय यात्रा में देखते हैं, तो कुछ अति असामान्य और अपेक्षाकृत कम बार होने वाले घटनाक्रम ही आखिरकार आपकी सफलता की कहानी लिख देते हैं। मॉर्गन ने विस्तार से समझाया है कि कैसे जीवन में छोटी छोटी नियमित सफलताएं अक्सर अनदेखी रह जाती हैं, जबकि कुछ चुनिंदा मौके, चाहे वे कितने भी दुर्लभ क्यों न हों, आपके निवेश पोर्टफोलियो का मुख्य स्तंभ बन जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, मान लीजिए एक निवेशक ने अपने करियर में कई छोटे छोटे निर्णय लिए जिनसे मध्यम लाभ हुआ, परंतु 1 या 2 बार उन्होंने ऐसा जोखिम उठाया जिससे असाधारण रिटर्न प्राप्त हुआ। इन असाधारण घटनाओं ने उस निवेशक के समग्र प्रदर्शन को इस कदर ऊपर उठा दिया कि बाकी के सभी छोटे छोटे निर्णयों का महत्व काफी कम हो गया। इसी प्रकार एक सफल व्यवसायी की कहानी में भी कुछ ऐसे 1 in a million अवसर सामने आते हैं जो उसकी सारी मेहनत का फल बनकर उभरते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने निवेश निर्णयों में निरंतरता और धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सफलता के ये टेल इवेंट्स अक्सर समय के साथ ही सामने आते हैं। लेखक बताते हैं कि यदि आप नियमित निवेश करते हैं और अपनी योजना पर दृढ़ रहते हैं, तो अंततः कुछ ऐसे मौके आएंगे जो आपके निवेश को चमत्कारिक रूप से बढ़ा देंगे। यहां तक कि अगर अधिकांश निर्णय औसत प्रदर्शन देते हैं, तब भी कुछ असाधारण घटनाएं आपके कुल परिणाम को बहुत सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। मॉर्गन ने यह भी जोर देकर कहा है कि टेल इवेंट्स का महत्व समझने के लिए हमें अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि वित्तीय दुनिया में सफलता का सूत्र केवल नियमित और अनुमानित निर्णयों में नहीं निहित है, बल्कि कुछ ऐसे असाधारण मौके भी हैं जो अप्रत्याशित रूप से आकर हमारे लिए गेम चेंजर साबित होते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जोखिम लेने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, परंतु कभी कभार कुछ बड़े जोखिम उठाने से आपको अनंत संभावनाएं मिल सकती हैं। ऐसे जोखिम जो कि शायद अधिकांश समय सफल नहीं होते, परंतु 1 या 2 बार जब वे काम कर जाते हैं, तो वे आपकी संपूर्ण निवेश यात्रा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। इस अध्याय में लेखक ने टेल इवेंट्स के महत्व को दर्शाने के लिए कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ निवेशकों ने अपने जीवन के एक एक महत्वपूर्ण फैसले से न केवल अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारा, बल्कि आगे चलकर अपनी संपूर्ण दुनिया ही बदल दी। इन घटनाओं में सफलता की चाबी यह होती है कि आप उन दुर्लभ अवसरों के लिए तैयार रहें, अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता बनाए रखें और यह समझें कि आपके अधिकांश निर्णय शायद औसत परिणाम दें, लेकिन कुछ असाधारण फैसले ही आपको बेजोड़ सफलता दिला सकते हैं। मॉर्गन का यह भी कहना है कि टेल इवेंट्स केवल वित्तीय निवेश तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उनकी भूमिका होती है। चाहे वह करियर हो, व्यक्तिगत विकास हो या किसी अन्य क्षेत्र में सफलता हो, कुछ चुनिंदा असाधारण मौके ही आपके जीवन में निर्णायक परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए हमें अपने प्रयासों में निरंतरता और धैर्य बनाए रखने के साथ साथ उन दुर्लभ अवसरों की खोज में भी लगना चाहिए जिनके आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अंततः यह अध्याय हमें यह संदेश देता है कि सफलता का वास्तविक मापदंड निरंतर छोटे छोटे प्रयास नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा अत्यंत प्रभावशाली निर्णयों में निहित होता है। हमें अपने जीवन और निवेश दोनों में यह समझ विकसित करनी चाहिए कि कुछ टेल इवेंट्स ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। जब हम इन दुर्लभ लेकिन महत्वपूर्ण अवसरों का सही तरीके से लाभ उठाने में सक्षम होते हैं, तभी हम न केवल वित्तीय समृद्धि हासिल कर पाते हैं, बल्कि जीवन में स्थिरता और संतुलन भी प्राप्त कर पाते हैं।
यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि दीर्घकालिक सफलता के लिए धैर्य, निरंतरता और उन अप्रत्याशित मौकों के लिए खुला मन होना अत्यंत आवश्यक है। अध्याय 7, स्वतंत्रता। इस अध्याय में लेखक ने यह विस्तार से बताया है कि धन का असली मूल्य बाहरी भौतिक वस्तुओं या शान शौकत में नहीं, बल्कि उस स्वतंत्रता में निहित है जो हमें हमारे समय पर नियंत्रण प्रदान करती है। मॉर्गन का तर्क है कि जब हम पर्याप्त धन संचय कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव महसूस करते हैं। हमें अपनी दिनचर्या, काम करने के तरीके और अपने अनुभवों के चयन में पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है। इस स्वतंत्रता का अर्थ केवल नौकरी छोड़कर आराम करना नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपने फैसलों का मालिक बने, बिना बाहरी दबावों के अपने अनुसार जीवन जी सकें। लेखक कहते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको अनमोल समय का मालिक बनाती है। समय ही वह संसाधन है जिसे हम वापस नहीं पा सकते, और धन का सही उपयोग यह सुनिश्चित करना है कि आप अपना समय उन गतिविधियों में लगा सकें जो आपको सचमुच संतोष और खुशी प्रदान करें। जब आपके पास आर्थिक सुरक्षा होती है तो आप उन कामों को चुन सकते हैं जिन्हें करने में आपकी रुचि है, चाहे वह कोई शौक हो, परिवार के साथ अधिक समय बिताना हो या स्वयं के विकास के लिए नई चीजें सीखना हो। इस प्रकार स्वतंत्रता का अर्थ है अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीवन जीना और बाहरी बाधाओं से मुक्त रहना। मॉर्गन ने इस अध्याय में कई उदाहरणों के माध्यम से समझाया है कि कैसे कई बार लोग सिर्फ इसलिए धन कमाते हैं ताकि वे अपनी जिंदगी में ज्यादा विकल्प पा सकें। वे बताते हैं कि समाज में अक्सर धन को सफलता का मापक माना जाता है, परंतु असल में असली सफलता तब होती है जब आपके पास वह विकल्प हो कि आप अपनी इच्छानुसार निर्णय ले सकें। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता है, वह नौकरी के दबाव, कार्यालयीन राजनीति या अनावश्यक खर्चों से मुक्त होकर अपने मनपसंद कामों में समय लगा सकता है। वहीं जो लोग केवल भौतिक वस्तुओं के लिए धन कमाते हैं, वे अक्सर उस स्वतंत्रता से वंचित रह जाते हैं जो उन्हें असली खुशी प्रदान कर सकती है। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है जोखिम लेने की क्षमता से ऊपर उठकर शांत और संतुलित जीवन जीना। जब आप आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं तो आप अपने जीवन में अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और बिना भय के बड़े फैसले ले सकते हैं। यह स्वतंत्रता आपको यह अधिकार देती है कि आप अपनी जीवन शैली में आवश्यकतानुसार बदलाव कर सकें, चाहे वह नौकरी बदलना हो या फिर अपने जुनून को एक पेशे में बदलना हो। इस संदर्भ में मॉर्गन हमें यह संदेश देते हैं कि असली समृद्धि का मापदंड वह धन नहीं है जो आपकी जेब में जमा हो, बल्कि वह स्वतंत्रता है जो आपको अपने समय और ऊर्जा का स्वामित्व देती है। इस अध्याय का सार यह है कि धन संचय का अंतिम लक्ष्य केवल खरीदारी या भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह होना चाहिए अपनी जिंदगी पर नियंत्रण और आत्मनिर्णायक स्वतंत्रता प्राप्त करना। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अधिक सजग, संतुलित और खुशहाल बन जाते हैं। लेखक हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि जीवन में असली सफलता वह है जो आपको अपने समय के साथ स्वायत्तता प्रदान करे, जिससे आप अपने सपनों को साकार करने में समर्थ हो सके। इस ज्ञान के साथ अध्याय 7 हमें प्रेरित करता है कि हम अपने धन का सही मायने में उपयोग करें, न केवल कमाने के लिए, बल्कि उसे ऐसा साधन बनाएं जो आपको जीवन में अनंत संभावनाओं के द्वार खोल दे। यही स्वतंत्रता है जो आपके वित्तीय फैसलों को एक नई दिशा देती है और आपको जीवन में संतुलन, शांति एवं आत्मसंतोष का अनुभव कराती है। अध्याय 8, मैन इन द कार, पैराडॉक्स। इस अध्याय में मॉर्गन ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि धन का प्रदर्शन करने के लिए महंगे वाहनों या अन्य भव्य वस्तुओं का उपयोग करना अक्सर एक विरोधाभासी स्थिति पैदा कर देता है। समाज में माना जाता है कि एक महंगी कार चलाने वाला व्यक्ति धनवान होता है, लेकिन असलियत में यह दिखावा और वास्तविकता के बीच का फासला बहुत गहरा होता है। लेखक कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति एक चमकदार महंगी कार में सवार होता है तो लोग उस कार की प्रशंसा करते हैं, परंतु वे वास्तव में उस व्यक्ति के वास्तविक वित्तीय हालात के बारे में कुछ नहीं जानते। इस परिप्रेक्ष्य में मैन इन द कार पैराडॉक्स हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि दिखावे से मिलने वाला प्रभाव अक्सर भ्रमित करता है
और वास्तविक धन का मापदंड वही नहीं होता जो बाहरी रूप से दिखता है। मॉर्गन इस बात पर जोर देते हैं कि अगर आपका मकसद केवल दूसरों को प्रभावित करना है तो महंगे वाहन या भव्य वस्तुएं खरीदना एक आसान तरीका लग सकता है, लेकिन यही प्रक्रिया आपको वित्तीय रूप से कमजोर भी कर सकती है, क्योंकि जब आप अपनी कमाई को दिखावे में खर्च करते हैं तो आप अपने भविष्य के लिए सुरक्षा और निवेश की संभावनाओं को खो देते हैं। असली धन वही है जो आपने बचाया हो, जो आपने निवेश किया हो और जो आपके पास छिपे हुए रूप में मौजूद हो। अक्सर लोग मान लेते हैं कि महंगी चीजें खरीदने से उन्हें सामाजिक मान सम्मान मिलेगा और लोग उन्हें प्रेरणास्पद समझेंगे, परंतु मॉर्गन इस विचार का खंडन करते हैं, यह बताते हुए कि वास्तव में जो व्यक्ति अपने धन का प्रदर्शन नहीं करता वही असली रूप से संपन्न होता है। महंगी कारें और भव्य लाइफस्टाइल केवल एक भ्रम पैदा करती हैं जो समाज को आकर्षित करती है, परंतु वे व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा या दीर्घकालिक सफलता का प्रमाण नहीं होती। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दिखावे में खर्च कर देता है तो वह भविष्य में आर्थिक संकट का सामना कर सकता है, क्योंकि उसने बचत और निवेश के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं छोड़े होते। लेखक का तर्क है कि समाज में हम अक्सर बाहरी चमक दमक को ही सफलता का मापक मान लेते हैं, लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि अधिकांश असली धनवान लोग अपने धन का प्रदर्शन नहीं करते। वे अपने धन को संयम और विवेक से निवेश करते हैं ताकि भविष्य में उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। दूसरी ओर जो लोग महंगे वाहन, लग्जरी घड़ियां या अन्य भव्य वस्तुएं खरीदने में अपना धन बर्बाद कर देते हैं, उनके पास असली सुरक्षा और स्थिरता नहीं होती। यह विरोधाभास हमें यह सिखाता है कि दिखावे से मिलने वाली प्रशंसा और वास्तविक वित्तीय स्थिति में बड़ा अंतर होता है। अंततः अध्याय 8 हमें यह संदेश देता है कि अगर आप असली वित्तीय सफलता चाहते हैं तो आपको बाहरी चमक दमक के मोह से ऊपर उठकर अपने धन को सुरक्षित और समझदारी से निवेश करने की ओर ध्यान देना चाहिए। महंगी कार या भव्य वस्तुएं दिखावे के लिए हो सकती हैं, परंतु वे आपकी असली सफलता और स्वतंत्रता का प्रमाण नहीं होती। हमें यह समझना चाहिए कि असली धन वह है जिसे आपने बचाया हो, जिसे आपने बढ़ाया हो और जो आपको आर्थिक स्थिरता प्रदान करता हो। यही वह सीख है जो मैन इन द कार पैराडॉक्स के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, और यही समझ हमें अपने वित्तीय निर्णयों में संतुलन और विवेक प्रदान करती है। अध्याय 9 वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। इस अध्याय में लेखक ने जोर देकर यह बताया है कि हमारी सामाजिक धारणाओं में धन का मूल्यांकन केवल बाहरी दिखावे पर आधारित होता है। अक्सर हम समझते हैं कि महंगी चीजें, शानदार गाड़ियां, भव्य घर या चमचमाती घड़ियां ही असली समृद्धि के प्रतीक हैं, लेकिन मॉर्गन का तर्क है कि असली धन वही है जो हमारी आंखों से छिपा रहता है। वह धन जो आपने बचाया हो, जो आपने निवेश किया हो और जो आपके भविष्य की सुरक्षा का आधार बनता है। लेखक हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से हम दूसरों के भौतिक प्रदर्शन को देखकर उनकी सफलता का आकलन करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने स्वयं के आर्थिक निर्णयों में भी भ्रमित हो जाते हैं। एक व्यक्ति जो बाहरी रूप से भव्य दिखता है, उसके पास जरूरी नहीं कि वह आर्थिक रूप से मजबूत हो। इसके विपरीत जो लोग संयम और विवेक से अपने धन का प्रबंधन करते हैं, वे अक्सर अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति को छिपा कर रखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि असली धन का निर्माण और संरक्षण एक धीमी, लगातार प्रक्रिया है जो समय के साथ विकसित होती है। मॉर्गन ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि हमारी मानसिकता में यह धारणा गहराई से बैठी होती है कि दिखावा ही सफलता का प्रमाण है। हम अक्सर दूसरों के महंगे खर्चों को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में यह दिखावे के पीछे का सारा पैसा हमारे जीवन के सुरक्षा जाल, बचत और निवेश के रूप में होना चाहिए। जब आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दिखावे में नहीं बल्कि समझदारी से निवेश और बचत में लगाते हैं, तभी आप दीर्घकालिक समृद्धि प्राप्त कर पाते हैं। इस अध्याय में लेखक ने उदाहरणों के माध्यम से बताया है कि कैसे असली धन आपके पास छिपे तौर पर होता है, वह धन जिसे आपने स्थिरता से बढ़ाया हो और जो भविष्य में अनिश्चितताओं का सामना करने में आपकी मदद करता है। यह दृष्टिकोण हमें यह सीख देता है कि बाहरी चमक दमक के मोह में पड़ने के बजाय हमें अपने वित्तीय फैसलों में संयम बरतना चाहिए।
असली धन का महत्व समझना यह भी बताता है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को पुनः परिभाषित करना चाहिए। बाहरी दिखावे के बजाय आंतरिक सुरक्षा और दीर्घकालिक संतुलन को अपनाना चाहिए। मॉर्गन का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि वित्तीय सफलता केवल तत्काल खर्चों और भव्यता में नहीं निहित होती, बल्कि वह उस समझदारी में छिपी होती है जो हमें अपने धन को संरक्षित करने, उसे बढ़ाने और भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की क्षमता प्रदान करती है। जब आप अपने आर्थिक निर्णयों में दिखावे से ऊपर उठकर अपनी बचत और निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप न केवल वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर पाते हैं, बल्कि जीवन में स्थिरता और संतोष का भी अनुभव कर पाते हैं। इस प्रकार असली धन वह है जो दिखाई नहीं देता का मूल संदेश यह है कि हमारी वित्तीय सफलता का वास्तविक मापदंड केवल भौतिक वस्तुओं या शान शौकत से नहीं, बल्कि उस धन से होता है जिसे आपने सावधानी पूर्वक संरक्षित किया हो। यह ज्ञान हमें अपने वित्तीय दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम दीर्घकालिक सुरक्षा, स्थिरता और आत्मसंतोष प्राप्त कर सकें। अध्याय 10 सेव मनी। इस अध्याय में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि धन कमाने का असली खेल केवल आय बढ़ाने में नहीं है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण है उस धन को बचाने की कला। यहां मॉर्गन यह समझाते हैं कि पैसा बचाना केवल एक वित्तीय निर्णय नहीं, बल्कि एक जीवन शैली और मानसिकता का विषय है। उन्होंने जोर दिया है कि आपकी आय चाहे कितनी भी हो, अगर आप उसमें से बचत नहीं करते तो आप दीर्घकालिक समृद्धि की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। लेखक का कहना है कि बचत का अभ्यास आपको न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि यह आपको अनिश्चितताओं के खिलाफ एक मजबूत मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी देता है, जिससे आप अनपेक्षित खर्चों और आपदाओं का सामना आसानी से कर सकते हैं। मॉर्गन बताते हैं कि बचत का असली रहस्य यह है कि यह आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के साथ साथ आपके भविष्य के विकल्पों को भी विस्तारित करती है। जब आप नियमित रूप से पैसा बचाते हैं, तो आप स्वयं के लिए एक ऐसा वित्तीय कोष बनाते हैं जो आपको नौकरी खोने, आर्थिक मंदी या व्यक्तिगत आपदाओं के समय में सहारा प्रदान करता है। इस कोष के कारण आप उन अवसरों का भी लाभ उठा सकते हैं जो अचानक सामने आते हैं, क्योंकि आपके पास जोखिम लेने के लिए एक सुरक्षित आधार होता है। लेखक का तर्क है कि बचत का महत्व न केवल आर्थिक स्वतंत्रता में है, बल्कि यह आपको आत्मसम्मान और मानसिक शांति भी प्रदान करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किसी भी अनिश्चितता के लिए तैयार हैं। इसके अलावा लेखक इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि पैसा बचाना एक अनुशासन और आत्मनियंत्रण की परीक्षा है। आज के उपभोक्ता समाज में जहां तत्काल संतुष्टि और अत्यधिक खर्च की प्रवृत्ति आम है, वहां बचत की आदत विकसित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। लेखक कहते हैं कि अपने खर्चों को सीमित करना, गैर जरूरी खर्चों से बचना और अपने लिए एक बचत का लक्ष्य निर्धारित करना, ये सभी छोटे छोटे कदम मिलकर दीर्घकालिक समृद्धि की राह खोलते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बचत का अभ्यास केवल बड़े पैमाने पर धन संचय करने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपकी मानसिकता में बदलाव लाने का माध्यम भी है, जिससे आप अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से समझ पाते हैं। मॉर्गन आगे बताते हैं कि पैसा बचाने की कला में नियमितता की बड़ी भूमिका होती है। छोटी छोटी बचतें यदि समय के साथ जोड़ी जाए तो उनके पास कंपाउंडिंग का अद्भुत जादू होता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा छोटी छोटी बचतें वर्षों में एक विशाल धनराशि में परिवर्तित हो जाती हैं। यहां लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जल्दबाजी में बड़े बड़े निवेश करने के बजाय नियमित रूप से बचत करना और उसे धीरे धीरे बढ़ाना अधिक समझदारी भरा कदम है। बचत का यह सिद्धांत आपको यह सीख देता है कि दीर्घकालिक सफलता के लिए धैर्य और निरंतरता अनिवार्य है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो इस अध्याय में उठाया गया है वह है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का खतरा। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है, अक्सर लोग अपने खर्चों को भी उसी अनुपात में बढ़ा लेते हैं, जिससे बचत करने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। लेखक का मानना है कि यदि आप अपनी जीवन शैली को संतुलित रखते हुए खर्चों में संयम बरतें और बचत को अपनी प्राथमिकता बनाएं, तो आप आर्थिक रूप से अधिक मजबूत स्थिति में पहुंच सकते हैं। बचत करने का अभ्यास न केवल आपको वर्तमान में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि यह आपको भविष्य में भी स्वतंत्रता और विकल्पों का विस्तार करने में मदद करता है। अंततः यह अध्याय हमें यह संदेश देता है कि पैसा बचाना केवल एक वित्तीय आदत नहीं है,
बल्कि यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी जीवन शैली में स्थिरता, संतुलन और दीर्घकालिक सुरक्षा ला सकते हैं। यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने, गैर जरूरी खर्चों से बचने और नियमित बचत करने से आप न केवल आज के वित्तीय संकट से निपट सकते हैं, बल्कि भविष्य में आने वाले अवसरों का भी लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार पैसा बचाने की कला आपके वित्तीय भविष्य की नींव मजबूत करती है और आपको आत्मनिर्भरता के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। अध्याय 11, सही है बड़ा रैशनल। इस अध्याय में लेखक यह समझाने का प्रयास करते हैं कि वित्तीय निर्णय लेते समय केवल गणितीय तर्क या पूर्णतया रैशनल सोच पर निर्भर रहना हमेशा पर्याप्त नहीं होता। जब हम अपने धन से संबंधित निर्णय लेते हैं तो हमें अपने भावनात्मक अनुभवों, व्यक्तिगत परिस्थितियों और मानवीय कमजोरियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। लेखक का तर्क है कि वास्तव में रीजनेबल यानी उचित और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि यह न केवल आपके आर्थिक फैसलों को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके मन की शांति और जीवन की गुणवत्ता को भी सुधारता है। मॉर्गन कहते हैं कि यदि हम केवल तार्किक विश्लेषण पर ही जोर देते हैं तो हम अक्सर उस मानवीय पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, कोई निवेशक हो सकता है जो पूरी तरह से गणितीय मॉडल और आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेता है, परंतु उसकी निजी भावनाएं, अनुभव और अनिश्चितताओं का विचार नहीं करता। ऐसे में उसके निर्णय उसे अस्थायी सफलता जरूर दिला सकते हैं, परंतु दीर्घकालिक स्थिरता और संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि वास्तविक दुनिया में निर्णय लेते समय हमें अपनी सीमाओं, भावनाओं और व्यक्तिगत अनुभवों को भी समझना होगा। यही वह सामान्य दृष्टिकोण है जो हर परिस्थिति में काम आता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में अनिश्चितता और मनोवैज्ञानिक विविधता को स्वीकार करना ही समझदारी है। जब आप अपने वित्तीय निर्णयों में थोड़ी लचीलापन और सहानुभूति शामिल करते हैं तो आप उन कठिनाइयों और तनावपूर्ण परिस्थितियों से बेहतर ढंग से निपट पाते हैं जो अत्यधिक रैशनल दृष्टिकोण अपनाने से उत्पन्न हो सकते हैं। लेखक बताते हैं कि कभी-कभी एक निर्णय जो गणितीय दृष्टि से परिपूर्ण नहीं लगता, वह आपके जीवन के अन्य पहलुओं जैसे मानसिक संतुलन, पारिवारिक सुख और दीर्घकालिक सुरक्षा को बनाए रखने में अधिक कारगर साबित होता है। यह समझ हमें यह भी बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति और अनुभव भिन्न होते हैं, अतः एक ही मॉडल सभी पर लागू नहीं हो सकता। मॉर्गन ने कई उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि रीजनेबल होने का मतलब केवल थोड़े बहुत समझौते करना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सोच को अपनाना है जो आपके व्यक्तिगत मूल्यों, जोखिम सहने की क्षमता और जीवन के अनिश्चित तत्वों को समाहित करता है। इस दृष्टिकोण से यदि आप अपने निर्णयों में थोड़ा मनोवैज्ञानिक संतुलन और आत्मसंयम जोड़ते हैं तो आप न केवल आर्थिक रूप से बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं, बल्कि आपके निर्णय आपको मानसिक रूप से भी सुरक्षित और संतुष्ट महसूस कराते हैं। अंततः यह अध्याय हमें यह संदेश देता है कि वित्तीय सफलता के लिए केवल कठोर गणितीय या रैशनल तरीके से काम लेना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने अंदर की संवेदनशीलता, अनुभव और व्यक्तिगत स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। यही कारण है कि रीजनेबल रैशनल अर्थात एक समझदारी भरा, संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना वास्तव में अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम अपने फैसलों में इस संतुलित सोच को शामिल करते हैं, तभी हम दीर्घकालिक समृद्धि, मानसिक शांति और स्थायी आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 12, सरप्राइज। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जीवन और वित्तीय दुनिया दोनों में अप्रत्याशित घटनाएं एक अनिवार्य तत्व हैं। चाहे आप कितनी भी योजना बना लें या अपने निवेश को कितनी भी सावधानी से संचालित करें, हमेशा कुछ ऐसे सरप्राइज, अप्रत्याशित क्षण सामने आते हैं जो आपकी योजना को पलटकर रख देते हैं। लेखक का यह तर्क है कि इन घटनाओं को नजरअंदाज करना या उन्हें असामान्य समझना ही एक बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि यही घटनाएं अक्सर आपकी सफलता और असफलता के बीच का वास्तविक विभेद तय करती है। मॉर्गन विस्तार से बताते हैं कि हमारी वित्तीय यात्रा में अप्रत्याशित घटनाओं का असर केवल नकारात्मक ही नहीं होता, बल्कि कभी-कभी ये अचानक आए अवसर भी बन जाते हैं।
जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर पूर्वानुमानित परिणामों के आधार पर ही फैसले लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बाजार, अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत जीवन में हमेशा कुछ अनपेक्षित घटित होता रहता है। चाहे वह किसी आर्थिक मंदी का अचानक आना हो या किसी कंपनी के अचानक उन्नति के कारण निवेशकों के आकर्षित हो जाना, ये सभी घटनाएं हमारे पूर्वानुमानों से परे होती हैं। लेखक हमें यही संदेश देते हैं कि किसी भी योजना में एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाए रखना आवश्यक है, जिससे कि अचानक आने वाले इन सरप्राइज की स्थिति में भी आप सुरक्षित रह सकें। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हमारी सोच में अक्सर एक भ्रम बना रहता है कि हम सब कुछ पूर्वानुमान कर सकते हैं, परंतु इतिहास और वास्तविक अनुभव यह स्पष्ट करते हैं कि न तो हमने अतीत में हर घटना को समझा है और न ही भविष्य की घटनाओं को पूरी तरह से पकड़ पाना संभव है। लेखक ने कई उदाहरणों के माध्यम से समझाया है कि कैसे कुछ छोटे छोटे आश्चर्यजनक घटनाएं जो लगभग अनदेखी रह जाती हैं, एक लंबी अवधि में आपके निवेश पर प्रभाव डाल सकती हैं। उदाहरण के तौर पर, एक निवेशक जो लंबे समय तक नियमित निवेश करता है, वह अचानक आए किसी आर्थिक गिरावट या तेजी से लाभदायक अवसर के चलते अपने पोर्टफोलियो में बड़ा परिवर्तन देख सकता है। इस प्रकार ये अनपेक्षित घटनाएं न केवल जोखिम का हिस्सा हैं, बल्कि अवसर भी प्रदान करती हैं, यदि हम उनके लिए तैयार रहें। मॉर्गन इस बात पर जोर देते हैं कि सरप्राइज का सामना करते समय हमारी मानसिकता और हमारी प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब हम अचानक किसी विपरीत परिस्थिति से जूझते हैं, तो हमारे निर्णय अक्सर हमारे पूर्व निर्धारित योजनाओं से भिन्न हो जाते हैं। इसी कारण से यह जरूरी है कि हम अपने वित्तीय निर्णयों में लचीलापन और सहनशीलता बनाए रखें। यदि हम अपने निवेश या बचत योजनाओं में कुछ अनिश्चितता के लिए स्थान छोड़ दें, तो हमें आने वाले अनपेक्षित मोड़ों का सामना करने में आसानी होगी। लेखक बताते हैं कि यह अनिश्चितता और आश्चर्य हमें हमेशा यह याद दिलाते हैं कि जीवन में पूर्ण नियंत्रण केवल भ्रम ही है और हमें अपने जोखिम प्रबंधन के तरीकों में हमेशा बदलाव और सुधार की गुंजाइश रखनी चाहिए। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि जितना भी हम पूर्वानुमान करने की कोशिश करें, प्रकृति और बाजार हमेशा कुछ नया प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहते हैं। इन अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने का सही तरीका यह है कि हम अपनी योजनाओं में लचीलापन रखें, निरंतर सीखते रहें और उन अवसरों को पहचानें जो अचानक सामने आ सकते हैं। सरप्राइज हमें यह सिखाता है कि अपने निवेश और वित्तीय निर्णयों में अनिश्चितता को एक मित्र की तरह स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि हम समय के साथ आने वाले हर मोड़ का सामना आत्मविश्वास से कर सकें। अंततः यह अध्याय हमें यह संदेश देता है कि अनपेक्षित घटनाओं से घबराने के बजाय उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाएं। इन सरप्राइज क्षणों से मिलने वाली सीखें आपके भविष्य के निर्णयों को और भी सशक्त और समझदार बना सकती हैं। इसी प्रकार जब आप अपनी वित्तीय यात्रा में अचानक आने वाले इन अवसरों और चुनौतियों का सामना करते हैं, तो आप न केवल अपने निवेश में सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि जीवन के अनिश्चित तत्वों के प्रति भी अपनी समझ को विस्तृत कर पाएंगे। अध्याय 13, रूम फॉर एरर। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि वित्तीय योजना और निवेश के क्षेत्र में अनिश्चितता एक अपरिहार्य तत्व है, जिसके कारण हमारे निर्णय हमेशा 100% सटीक नहीं हो सकते। इसलिए किसी भी योजना या निवेश निर्णय में रूम फॉर एरर यानी त्रुटि की गुंजाइश रखना अत्यंत आवश्यक है। लेखक का तर्क है कि जब हम अपने निवेश या खर्चों की योजना बनाते हैं, तो हमें संभावित गलतियों, अप्रत्याशित बाजार उतार चढ़ाव और बाहरी परिस्थितियों के लिए एक सुरक्षा मार्जिन छोड़ना चाहिए, ताकि अनपेक्षित घटनाओं के प्रभाव से बचा जा सके। मॉर्गन बताते हैं कि जीवन में और खासकर वित्तीय दुनिया में हर चीज अनिश्चितता से भरी होती है। चाहे आप कितनी भी सावधानी से योजना बनाएं, बाजार में अचानक आई गिरावट, आर्थिक मंदी या अन्य बाहरी घटनाएं आपकी योजनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। यदि आप अपनी योजना में एक निर्धारित सीमा या मार्जिन ऑफ सेफ्टी छोड़ देते हैं, तो आप ऐसी परिस्थितियों में भी शांतिपूर्वक और विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। इस सुरक्षा मार्जिन के कारण आपकी आर्थिक स्थिति अचानक होने वाले झटकों से बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकती है। यह विचार केवल निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके संपूर्ण वित्तीय जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप जानते हैं
कि आपके पास कुछ त्रुटि की गुंजाइश है, तो आप अपने फैसलों में अधिक लचीलापन अपना सकते हैं। इसका मतलब है कि आप बिना अत्यधिक भय के जोखिम उठा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कुछ गलत भी होता है तो आपके पास उसे सुधारने का समय और संसाधन उपलब्ध हैं। यह मानसिक तैयारी आपको आर्थिक मंदी, अनपेक्षित खर्चों या अन्य आपदाओं के समय में स्थिर रहने में मदद करती है। मॉर्गन कई उदाहरणों के माध्यम से यह समझाते हैं कि कैसे कुछ महान निवेशकों ने अपने निर्णयों में त्रुटि की गुंजाइश छोड़कर दीर्घकालिक सफलता हासिल की। उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई निवेशक मान ले कि उसके द्वारा की गई निवेश हमेशा सही दिशा में जाएंगे, तो वह अपनी योजना में सुरक्षा के लिए पर्याप्त जगह नहीं छोड़ता। परंतु यदि वह थोड़ा सा एरर मार्जिन रखता है, जैसे कि अपने निवेश में जोखिम का थोड़ा अतिरिक्त हिस्सा छोड़ देता है, तो वह अनपेक्षित गिरावट या आर्थिक संकट के समय में बेहतर ढंग से बचाव कर सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमारी वित्तीय योजना में केवल संभावित लाभों पर ध्यान केंद्रित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि संभावित जोखिमों और गलतियों के लिए भी तैयारी करना अनिवार्य है। रूम फॉर एरर रखने का अर्थ है अपनी योजना में थोड़ी अनिश्चितता के लिए जगह छोड़ देना, जिससे कि यदि कुछ भी योजना के अनुसार न हो तो भी आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहे। यह विचार हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी इंसान हैं और गलतियां करना स्वाभाविक है। इसलिए अपनी योजनाओं में लचीलापन रखना एक प्रकार की विनम्रता है, जो हमें यह सिखाती है कि हमारे पास हमेशा सुधार और पुनर्निर्धारण की गुंजाइश होती है। जब आप अपने वित्तीय निर्णयों में इस तरह का संतुलन अपनाते हैं, तो आप न केवल वर्तमान में सुरक्षित रहते हैं, बल्कि भविष्य में आने वाले अनिश्चित मोड़ों का भी सामना आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं। यह समझ हमें दीर्घकालिक समृद्धि और स्थिरता की ओर ले जाती है, क्योंकि एक स्थिर और सुरक्षित नींव पर ही असली सफलता का निर्माण संभव है। अंततः रूम फॉर एरर हमें यह संदेश देता है कि अपनी वित्तीय यात्रा में न केवल सफलताओं पर ध्यान दें, बल्कि उन संभावित चुनौतियों और जोखिमों के लिए भी तैयार रहें, ताकि आप हर परिस्थिति में संतुलित और विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें। अध्याय 14, यू विल चेंज। इस अध्याय में लेखक यह समझाते हैं कि जीवन में बदलाव एक अपरिहार्य सत्य है और हमारे वित्तीय निर्णय भी समय के साथ विकसित होते हैं। हमारी प्राथमिकताएं, जोखिम सहने की क्षमता और धन के प्रति दृष्टिकोण बदलते रहते हैं। लेखक बताते हैं कि आज जो विचार, योजनाएं और आदतें आपके लिए उपयुक्त हैं, वे भविष्य में अनुकूलता नहीं रख सकती। यह परिवर्तन हमारे अनुभवों, उम्र, पारिवारिक जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत परिवेश के साथ गहराते हैं। जब हम युवा होते हैं तो हमारे अंदर जोखिम लेने का उत्साह होता है और हम अक्सर साहसिक निवेश करने के फैसले लेते हैं। उस समय के अनुभव और विचारों से हम यह मान लेते हैं कि तेजी से धन अर्जित करने के लिए बड़े जोखिम उठाना उचित है। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और जीवन के नए अनुभव सामने आते हैं, वैसे वैसे हमारी सोच में भी परिवर्तन आता है। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती है और हम उन वित्तीय निर्णयों पर पुनर्विचार करने लगते हैं जो पहले हमारे लिए सही थे। इस परिवर्तनशील प्रक्रिया को लेखक सरल भाषा में कहते हैं, आप बदल जाएंगे। मॉर्गन ने यह उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि आज के निवेश निर्णय, चाहे वे कितने भी तर्कसंगत लगें, वे भविष्य में आपकी परिस्थितियों और भावनाओं के अनुरूप नहीं रह सकते। किसी भी वित्तीय योजना में यह जरूरी है कि आप लचीलापन रखें और यह स्वीकार करें कि समय के साथ आपकी सोच और आवश्यकताएं बदल जाएंगी। यदि आप अपने वर्तमान विचारों और आदतों को स्थायी मान लेते हैं, तो आप भविष्य में आने वाले बदलावों के लिए स्वयं को तैयार नहीं कर पाएंगे। इसी कारण दीर्घकालिक वित्तीय योजना बनाते समय आपको अपने आप में इस परिवर्तनशीलता को समाहित करना होगा। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि अपनी वर्तमान सोच पर अडिग रहने के बजाय बदलाव को अपनाना ही बुद्धिमानी है। जीवन में आने वाले अनुभव, सफलता और असफलता, ये सभी मिलकर आपके वित्तीय दृष्टिकोण को नया आकार देते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक समय जब आप जोखिम लेने में सहज होते थे, वह समय बीतने के बाद आपके लिए अधिक सतर्कता और संयम की मांग कर सकता है। इसी प्रकार आपके खर्च करने और बचत करने के तरीके भी बदलते हैं, क्योंकि जीवन में आने वाली नई जिम्मेदारियां और अनुभव आपको अलग दिशा में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मॉर्गन का यह संदेश है
कि अपने आप को बदलते समय के अनुरूप ढाल लेना न केवल आपके वित्तीय निर्णयों को बेहतर बनाता है, बल्कि आपको मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप बदलेंगे, तो आप अपने निवेश, खर्च और बचत की रणनीतियों में भी आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। यह आत्म परिवर्तन आपको भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए तैयार करता है और आपको यह एहसास दिलाता है कि स्थिरता केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आपके भीतर भी होनी चाहिए। अंततः आप बदल जाएंगे का मूल संदेश यही है कि समय के साथ आपकी सोच, आदतें और प्राथमिकताएं स्वाभाविक रूप से विकसित होती हैं। वित्तीय दुनिया में भी यह सत्य लागू होता है। आज की योजनाएं कल के लिए उपयुक्त नहीं रह सकती। इसीलिए अपने आप को निरंतर सीखने, समझने और बदलते परिवेश के अनुरूप ढालने का साहस रखें। यही सोच आपको न केवल आर्थिक रूप से बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी विकसित होने में मदद करेगी और जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। अध्याय 15 नथिंग इज फ्री। इस अध्याय में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि जीवन में कोई भी चीज बिना किसी कीमत के नहीं मिलती। चाहे वह धन, सफलता या कोई अवसर हो, हर एक के पीछे एक न छिपा हुआ मूल्य, त्याग और जोखिम जुड़ा होता है। लेखक का तर्क है कि हमें अपनी आर्थिक दुनिया में फ्री लंच जैसी कोई अवधारणा पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर लाभ के साथ कुछ न कुछ चूक भी होती है। मॉर्गन बताते हैं कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय का केवल तत्काल लाभ ही नहीं, बल्कि उससे होने वाले अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और संभावित जोखिम भी हमारे सामने आते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक आकर्षक निवेश योजना जो पहली नजर में बहुत फायदेमंद प्रतीत होती है, उसके पीछे अक्सर छिपे हुए दाम, अप्रत्याशित लागतें और जोखिम होते हैं, जिनका ध्यान न रखने से भविष्य में बड़े नुकसान हो सकते हैं। यह समझना आवश्यक है कि जब हम किसी विकल्प को चुनते हैं तो साथ ही हम दूसरे विकल्पों के लाभों का त्याग करते हैं। मॉर्गन का यह भी कहना है कि हमारी सोच में अक्सर यह भ्रांति होती है कि कुछ चीजें मुफ्त में मिल जाती हैं, लेकिन वास्तविकता में यदि किसी चीज का मूल्य बहुत कम होता दिखाई देता है या वह बिना लागत के प्रदान की जाती है, तो उसके पीछे छिपे हुए जोखिम और दाम बहुत अधिक हो सकते हैं। यही कारण है कि हमें हर आर्थिक प्रस्ताव का विश्लेषण करते समय न केवल तत्काल लाभ पर बल्कि दीर्घकालिक परिणामों, छिपी हुई लागतों और संभावित जोखिमों पर भी गौर करना चाहिए। यह अध्याय हमें यह संदेश देता है कि वित्तीय निर्णय लेते समय हमें यह समझना चाहिए कि हर लाभ का एक दाम होता है। चाहे वह निवेश हो, शिक्षा में निवेश हो या किसी अन्य अवसर का चयन हो, हर विकल्प के पीछे हमें कुछ त्याग करना पड़ता है, समय, ऊर्जा, संसाधन या अन्य अवसरों का। इसी कारण से कोई भी उपलब्धि बिना मेहनत, जोखिम और त्याग के हासिल नहीं होती। लेखक हमें चेतावनी देते हैं कि अगर हम बिना मूल्यांकन के कोई भी आकर्षक प्रस्ताव अपना लेते हैं तो भविष्य में हमें उसके छिपे हुए दाम का भुगतान करना पड़ सकता है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि जब हम अपने आर्थिक निर्णयों में इस बात को समझते हैं कि कुछ भी मुफ्त नहीं है, तो हम अपने निर्णयों में अधिक विवेकपूर्ण और संतुलित हो जाते हैं। हमें अपने लक्ष्य और आवश्यकताओं के बीच सही संतुलन स्थापित करना चाहिए, ताकि हम न केवल तत्काल लाभ प्राप्त कर सकें, बल्कि दीर्घकालिक सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित कर सकें। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर उपलब्धि के साथ जोखिम और त्याग भी होता है, तभी हम अपने निवेश, खर्च और बचत की रणनीतियों में सुधार ला सकते हैं और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। अंततः अध्याय 15 हमें यह सिखाता है कि जीवन में प्राप्त होने वाली हर चीज, चाहे वह धन हो या अवसर, के पीछे एक निश्चित मूल्य और जोखिम निहित होता है। इस ज्ञान को आत्मसात करते हुए हमें अपने आर्थिक निर्णयों में सावधानी, संतुलन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं कि कुछ भी मुफ्त नहीं है, तभी हम अपने भविष्य के लिए स्थिर, सुरक्षित और संतुलित योजनाएं बना सकते हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति और जीवन में संतोष दोनों सुनिश्चित हो सके। अध्याय 16 तुम और मैं। इस अध्याय में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि धन के बारे में हमारे निर्णय पूरी तरह से व्यक्तिगत अनुभवों, संस्कारों और भावनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। आप और मैं का अर्थ है कि हर व्यक्ति की आर्थिक यात्रा अलग होती है
और हर किसी का धन को लेकर दृष्टिकोण उसके जीवन के अनुभवों से आकार लेता है। यह अध्याय हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि हमारे वित्तीय फैसलों में केवल तार्किक विश्लेषण ही नहीं, बल्कि हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक परिवेश और व्यक्तिगत कहानियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मॉर्गन बताते हैं कि जिस तरह से हम अपने माता पिता, भाई बहनों, मित्रों और समाज से सीखते हैं, उसी प्रकार से हमारा धन के प्रति दृष्टिकोण भी निर्मित होता है। किसी व्यक्ति के लिए निवेश का अर्थ हो सकता है कि वह जोखिम उठाकर तेजी से लाभ कमाए, तो किसी अन्य के लिए यह सुरक्षा और स्थिरता का साधन हो सकता है। इसी तरह कुछ लोग खर्च करने में सहज होते हैं, जबकि कुछ लोग अत्यधिक बचत करते हैं। यह विविधता इस बात का प्रमाण है कि हर व्यक्ति की आर्थिक सोच और उसके निर्णय उसके निजी अनुभवों, उपलब्ध संसाधनों और उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इस अध्याय में लेखक ने यह भी जोर दिया है कि जब हम दूसरों के धन से जुड़े निर्णयों का मूल्यांकन करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे भी उसी तरह के अनुभवों और भावनात्मक पृष्ठभूमि से गुजरे हैं जैसा कि हम स्वयं। अक्सर हम दूसरों के फैसलों को देखकर त्वरित निष्कर्ष निकाल लेते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनके निर्णयों के पीछे की कहानी हमसे भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो अपनी कमाई के अधिकांश हिस्से को निवेश में लगाता है, वह अपने परिवार में आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखता है, जबकि कोई अन्य व्यक्ति जो अधिक खर्च करता है, वह अपने मौजूदा जीवन के आनंद और तत्काल संतुष्टि को प्राथमिकता देता है। मॉर्गन यह संदेश देते हैं कि हमें अपनी वित्तीय यात्राओं में दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी अनूठी परिस्थितियों और जरूरतों को समझना चाहिए। आप और मैं के इस सिद्धांत के अंतर्गत यह विचार प्रकट होता है कि हर किसी के पास अपनी वित्तीय कहानी होती है और उस कहानी के आधार पर ही उनके फैसले उचित होते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि एक ही मॉडल सभी पर लागू नहीं किया जा सकता। हमें अपने अनुभवों से सीखकर अपने लिए सही रणनीति अपनानी चाहिए, बजाय इस बात के कि हम किसी और की सफलता या विफलता को अपना मापदंड बना लें। अंततः यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने आर्थिक निर्णयों में सहानुभूति और समझदारी अपनाएं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे पास और दूसरों के पास धन के प्रति सोच और प्राथमिकताएं अलग अलग हो सकती हैं। इसी विविधता को समझकर ही हम अपने निवेश, खर्च और बचत के निर्णयों में सुधार ला सकते हैं। अपने जीवन की अनूठी कहानी को समझना और उसे महत्व देना हमें बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में सहायता करता है और हमें याद दिलाता है कि कोई भी वित्तीय रणनीति तभी सफल होती है जब वह हमारे व्यक्तिगत अनुभवों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। इस प्रकार आप और मैं हमें यह संदेश देता है कि अपने व्यक्तिगत अनुभवों, सामाजिक परिवेश और भावनात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने धन के प्रति दृष्टिकोण को आकार देना चाहिए। यही समझ हमें अपने आर्थिक फैसलों में संतुलन, धैर्य और सहानुभूति प्रदान करती है, जिससे हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के अन्य लोगों के लिए भी बेहतर वित्तीय वातावरण बना सकते हैं। अध्याय 17 द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। इस अध्याय में मॉर्गन ने यह दर्शाया है कि वित्तीय दुनिया में निराशावाद का आकर्षण कितना गहरा होता है। निराशावाद की भावना हमें अक्सर अधिक वास्तविक लगती है, क्योंकि हमारे मन में हमेशा जोखिम, संकट और अनिश्चितता की झलक होती है। लेखक कहते हैं कि नकारात्मकता का मोह इसलिए भी आकर्षक है क्योंकि यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम संभावित आपदाओं के प्रति सचेत हैं और तैयार रह सकते हैं। हालांकि निराशावाद के प्रभाव में आकर हमें अक्सर संपूर्ण तस्वीर देखने से रोक दिया जाता है और हमारी दृष्टि संकुचित हो जाती है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जब हम बाजार, अर्थव्यवस्था या व्यक्तिगत निवेश की बात करते हैं तो नकारात्मक घटनाओं पर अधिक ध्यान देना स्वाभाविक है। समाचार में जब भी कोई आर्थिक संकट, मंदी या असफलता की कहानियां सुनाई देती हैं, तो वे हमारे मन में तुरंत भय और असमंजस पैदा कर देती हैं। यह मानसिकता हमें यह महसूस कराती है कि शायद भविष्य में वही परिस्थिति दोहराई जाएगी, परंतु लेखक हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास में लंबे समय तक सफल निवेश और आर्थिक प्रगति का मूल मंत्र आशावाद रहा है। निराशावाद भले ही तत्कालीन जोखिम का एहसास कराए, दीर्घकालिक रूप से हमारी सफलता के मार्ग में रुकावट डाल सकता है। मॉर्गन बताते हैं कि निराशावाद का मोह इस बात से भी जुड़ा है कि हम असफलताओं और विफलताओं को अधिक महत्व देते हैं,
जबकि सफलताओं और आशावादी घटनाओं को कम आंकते हैं। हमारी सोच में एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है कि हम हर बार सबसे बुरे परिदृश्य की कल्पना करते हैं जिससे हमें लगता है कि हम संकट में हैं। इस प्रवृत्ति के कारण हम जोखिम लेने से कतराते हैं, जबकि वास्तव में साहसिक और संतुलित निर्णय ही दीर्घकालिक समृद्धि का आधार होते हैं। लेखक ने यह भी कहा है कि निराशावाद के मोह में पड़ना हमें अपने आत्मविश्वास और वित्तीय निर्णयों में स्थिरता से वंचित कर सकता है। जब हम केवल नकारात्मकता की कहानियों में उलझ जाते हैं तो हम अवसरों को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। निराशावाद हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में और अधिक संकट आएंगे, जिससे हम अपने निवेशों और बचतों को समय रहते पुनर्विचार करने या उन्हें जोखिम मुक्त बनाने से चूक जाते हैं। इसके विपरीत आशावाद और सकारात्मक दृष्टिकोण हमें यह याद दिलाते हैं कि आर्थिक उन्नति, प्रौद्योगिकी में नवाचार और वैश्विक सहयोग ने हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। अंततः यह अध्याय हमें यह संदेश देता है कि निराशावाद का मोह स्वाभाविक तो है, परंतु हमें इसे अपनी वित्तीय रणनीतियों और निवेश निर्णयों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें अपने अनुभवों से सीखकर इतिहास की व्यापक तस्वीर को समझते हुए संतुलित और आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। केवल तभी हम दीर्घकालिक स्थिरता, आत्मविश्वास और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। निराशावाद की लालच से बचकर हमें अपने जोखिमों को समझदारी से प्रबंधित करना चाहिए और सकारात्मक अवसरों को अपनाने का साहस रखना चाहिए, ताकि हमारा आर्थिक भविष्य सुरक्षित और उज्जवल बने। अध्याय 18 When you will believe anything इस अध्याय में लेखक यह गहराई से उजागर करते हैं कि मनुष्य के सोचने का ढंग कितनी जल्दी परिवर्तनीय हो जाता है, विशेषकर तब जब अनिश्चितता, भय और अज्ञानता का मिश्रण हो। जब सब कुछ अस्पष्ट होता है और बाजार, अर्थव्यवस्था या व्यक्तिगत जीवन में अस्थिरता का माहौल छा जाता है, तो हमारी समझ और तार्किक सोच पर विपरीत प्रभाव पड़ जाता है। इस समय हम अपने आसपास के संकेतों में पैटर्न ढूंढने लगते हैं और कभी कभार हम उन बातों को भी सच मान लेते हैं जिनके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं होता। लेखक का यह तर्क है कि जब स्थिति अनिश्चित होती है तो हमारी संवेदनशीलता, भय और चाहत हमें ऐसे विचारों की ओर खींच लेती है जिन्हें हम पहले कभी नहीं सोच पाते। यही वह अवस्था है जब आप कुछ भी मानने लगेंगे। लेखक बताते हैं कि मनुष्य स्वभाव से उन कहानियों और सिद्धांतों की ओर आकर्षित होता है जो हमें एक सरल और स्पष्ट व्याख्या प्रदान करती हैं। जब हम आर्थिक या व्यक्तिगत संकट के दौर से गुजरते हैं तो हमारी सोच में आश्वासन की कमी हो जाती है और हम किसी भी उस बात को सच मान लेते हैं जो हमें एक उम्मीद की किरण दिखा सके। यह प्रवृत्ति हमारे अंदर के कॉग्निटिव बायसेस जैसे कि कन्फर्मेशन बायस और पैटर्न रिकग्निशन के कारण और भी प्रबल हो जाती है। हम उन तथ्यों या कहानियों को चुन लेते हैं जो हमारे डर को शांत करने का काम करें, चाहे वे कितना भी अतार्किक या अतिरंजित क्यों न हों। लेखक का यह भी कहना है कि इस अवस्था में लोग अक्सर अत्यधिक आशावादी या अत्यधिक निराशावादी कहानियों में उलझ जाते हैं। एक ओर जब उम्मीदें बहुत ऊंची होती हैं तो एक छोटी सी असफलता भी हमारे विश्वास को तोड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर निराशावाद हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हर चीज विपरीत ही होगी। इस द्वंद्वात्मक मानसिकता के कारण लोग एक असंतुलित निर्णय लेने लगते हैं और कभी-कभी तो वे अपने निवेश या व्यक्तिगत फैसलों में पूरी तरह से अंधविश्वास में खो जाते हैं। लेखक उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे ऐसे दौर में लोग उन कहानियों को भी अपना लेते हैं जिनमें कोई ठोस आधार नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि वे मन को राहत प्रदान करती हैं। इन कहानियों में कभी-कभी किसी बड़े आर्थिक चमत्कार या फिर अचानक हुई सफलता की बात की जाती है, जिसे सुनकर लोग मान बैठते हैं कि यदि वे भी वैसा ही कर सकें तो उनका भाग्य बदल जाएगा। लेकिन वास्तविकता में यह अंधविश्वास अक्सर जोखिम भरे निर्णयों और गलत निवेशों का कारण बनता है, जिससे दीर्घकालिक समृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेखक हमें यह भी चेतावनी देते हैं कि जब हम अनिश्चितता के समय में बिना सोचे समझे किसी भी विचार को अपना लेते हैं तो हमारी वास्तविक समझ और विवेक कमजोर पड़ जाते हैं। इस मानसिकता में पड़ने से हम अपने आप को धोखेबाज विचारों और अफवाहों के जाल में फंसाते हैं, जो हमारी वित्तीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं। यह अध्याय
हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने निर्णयों में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। जब आप खुद को अज्ञानता, भय और अत्यधिक आशाओं से प्रभावित महसूस करें, तो यह जरूरी है कि आप अपने सोचने की प्रक्रिया पर पुनर्विचार करें और ठोस तथ्यों तथा अनुभवों के आधार पर ही निर्णय लें। लेखक का तात्पर्य यही है कि हमारी मनोवैज्ञानिक कमजोरियां हमें ऐसी परिस्थितियों में अंधविश्वास में ले जाती हैं जहां हम कुछ भी मान लेने लगते हैं बिना यह जाने कि वह कितना जोखिम भरा या भ्रामक हो सकता है। अंततः जब आप कुछ भी मानने लगेंगे का सार यह है कि अनिश्चितता के समय में तार्किकता और विवेक को बनाए रखना अनिवार्य है। यह अध्याय हमें यह सीख देता है कि अपने निर्णयों में संदेह और आलोचनात्मक सोच बनाए रखें, ताकि आप उन कहानियों और विचारों के प्रभाव से बच सकें जो आपकी समझ को धुंधला कर देते हैं। जब आप इस चेतावनी को आत्मसात कर लेते हैं, तो आप अपने वित्तीय निर्णयों में अधिक संतुलन, सुरक्षा और दीर्घकालिक समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 19 ऑल टुगेदर। नाउ इस अध्याय में लेखक ने अब तक के सभी सिद्धांतों और अनुभवों को एक समग्र तस्वीर में पिरोने का प्रयास किया है। यहां उन्होंने उन सभी विचारों को एक साथ जोड़ा है जिनका वर्णन पिछले अध्यायों में किया गया था, ताकि पाठक समझ सकें कि धन से संबंधित विभिन्न पहलुओं, निवेश, बचत, जोखिम, स्वतंत्रता, परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और भावनात्मक पहलू अंततः एक दूसरे के पूरक हैं। लेखक कहते हैं कि वित्तीय सफलता का असली मंत्र सिर्फ एकल सिद्धांत अपनाने में नहीं, बल्कि उन सभी विचारों का सामंजस्य बनाने में निहित है। जब हम अपने जीवन के आर्थिक निर्णय लेते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हर एक पहलू अपने आप में महत्वपूर्ण है, और जब ये सभी एक साथ आ जाते हैं, तो हमें दीर्घकालिक संतुलन, स्थिरता और समृद्धि प्राप्त होती है। लेखक ने इस अध्याय में इस बात पर जोर दिया है कि हमारे वित्तीय निर्णय केवल गणितीय आंकड़ों या निवेश की रणनीतियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह एक व्यापक और जटिल प्रणाली है जिसमें हमारी भावनाएं, व्यक्तिगत अनुभव, परिवेश और मानवीय व्यवहार का भी गहरा प्रभाव होता है। जब आप अपने धन का प्रबंधन करते हैं, तो आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आपकी आर्थिक सफलता में आपके धैर्य, संयम, लचीलापन और आत्मविश्वास का भी योगदान होता है। यही वह गुण हैं जो आपके द्वारा लिए गए निर्णयों को समय के साथ परखने में सहायक सिद्ध होते हैं। लेखक बताते हैं कि एक अच्छा निवेशक वही होता है जो न केवल अपनी वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करता है, बल्कि आने वाले समय की अनिश्चितताओं के लिए भी तैयार रहता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी वित्तीय योजनाओं में मार्जिन ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा का गुंजाइश छोड़ें, जिससे कि अचानक आने वाले झटकों और परिवर्तन का सामना आप आसानी से कर सकें। जब आप इन सभी पहलुओं, जोखिम, बचत, निवेश, भावनात्मक संतुलन और बदलाव को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तभी आपको समझ में आता है कि असली सफलता उसी सामंजस्य में निहित है। इस अध्याय का संदेश हमें यह याद दिलाता है कि कोई भी वित्तीय निर्णय अकेले में प्रभावी नहीं हो सकता। आपके द्वारा किए गए हर निर्णय, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, आपकी दीर्घकालिक आर्थिक यात्रा में अपना योगदान देता है। इस प्रकार ऑल टुगेदर नाउ का मूल उद्देश्य है कि हमें अपने वित्तीय जीवन के सभी पहलुओं को एक साथ मिलाकर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस समग्र दृष्टिकोण से न केवल आपके निवेश में सुधार होगा, बल्कि आपको अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी संतुलन और स्थिरता मिलेगी। अंततः यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब आप अपनी आर्थिक रणनीतियों में तार्किकता, अनुभव, भावनात्मक समझ और जोखिम प्रबंधन, इन सभी तत्वों को एक साथ समाहित करते हैं, तभी आप न केवल वर्तमान में सफल हो पाते हैं, बल्कि भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना भी आत्मविश्वास से कर पाते हैं। यही वह समग्र समझ है जो आपको दीर्घकालिक समृद्धि, सुरक्षा और आत्मसंतोष की ओर अग्रसर करती है। अध्याय 20 कन्फेशंस। इस अध्याय में लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों, गलतियों और सीखों को बेबाकी से साझा किया है, ताकि पाठक यह समझ सकें कि धन के प्रति हमारी सोच और व्यवहार में मानवीय कमजोरियां, पूर्वाग्रह और आंतरिक द्वंद्व कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अध्याय उन सब आत्मस्वीकृतियों का संग्रह है जो लेखक ने अपनी वित्तीय यात्रा के दौरान महसूस की हैं। लेखक स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भी कई बार अपनी सोच, दृष्टिकोण और निर्णयों में त्रुटियां की हैं, और इन गलतियों से उन्होंने अनमोल सबक सीखे हैं। लेखक बताते हैं कि वित्तीय निर्णय लेने में
केवल आंकड़ों या तर्क संगत विश्लेषण का महत्व नहीं है, बल्कि हमारी भावनाएं, व्यक्तिगत अनुभव और पूर्वाग्रह भी उतने ही प्रभावशाली होते हैं। उन्होंने स्वयं को भी उन परिस्थितियों में पाया है जहां उन्होंने अपनी सोच पर अंधविश्वास कर बैठा या फिर अति आशावादी होकर जोखिमों को अनदेखा कर दिया। इस आत्म प्रकटीकरण में लेखक इस बात का भी जिक्र करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने अतीत की गलतियों से सीखा और अपने वित्तीय दृष्टिकोण में बदलाव लाया। लेखक के लिए यह अध्याय एक तरह की आत्मकथा के समान है, जिसमें वे बताते हैं कि कैसे उनके व्यक्तिगत अनुभव, चाहे वे सफलताओं के हों या विफलताओं के, ने उन्हें यह समझने में मदद की कि धन के प्रति दृष्टिकोण में लचीलापन और सहानुभूति कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्वीकार किया कि कभी-कभी उनके निर्णय स्वयं के गर्व, आत्मविश्वास या सामाजिक मान्यताओं के प्रभाव में आकर प्रभावित हो गए थे, जिससे वे अपने वास्तविक वित्तीय लक्ष्यों से भटक गए। इस स्वीकारोक्ति में लेखक यह भी बताते हैं कि इन सब अनुभवों ने उन्हें यह सिखाया कि आत्म साक्षात्कार और आत्मनिरीक्षण के बिना हम अपने वित्तीय निर्णयों में सुधार नहीं ला सकते। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया कि धन के प्रति हमारी सोच में समय के साथ बदलाव आते हैं। वे यह कहते हैं कि आज के युवा शायद अपने जीवन के शुरुआती दौर में जो सोच रखते हैं वह भविष्य में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि अनुभव, जिम्मेदारियां और सामाजिक परिवेश में बदलाव आते रहते हैं। इसी संदर्भ में लेखक ने अपने भी अनुभव साझा किए कि कैसे उन्होंने अपने विचारों में बदलाव किया और अपने पुराने दृष्टिकोणों को चुनौती दी। उन्होंने यह स्वीकार किया कि उन्हें भी समय समय पर अपनी सोच में सुधार करने की आवश्यकता महसूस हुई, ताकि वे वित्तीय निर्णयों में अधिक समझदारी और संतुलन ला सकें। लेखक का यह खुलासा कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है, पाठकों को यह संदेश देता है कि धन के बारे में अंतिम सत्य कोई कठोर सूत्र या नियम नहीं है, बल्कि यह एक जटिल मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अनुभव है। वे कहते हैं कि आत्म स्वीकृति और ईमानदारी से अपने अनुभवों को समझना ही वह मार्ग है जिससे हम अपनी वित्तीय यात्राओं में निरंतर सुधार कर सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अपनी असफलताओं को स्वीकार करना और उनसे सीखना हमें एक बेहतर निवेशक और एक समझदार व्यक्ति बनाता है। अंततः कन्फेशंस हमें यह संदेश देता है कि वित्तीय सफलता और असफलता के पीछे के कारण केवल बाहरी कारक नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक दुनिया, हमारी सोच, भावनाएं, डर और उम्मीदें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मॉर्गन की यह आत्म प्रकटीकरण की प्रक्रिया हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने अनुभवों से सीखें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन्हें अपने सुधार के पथ में बदल दें। इस गहन आत्मविश्लेषण से हमें यह समझ में आता है कि असली सफलता वही है जो हमें हमारे भीतर की सच्चाई और संतुलन से परिचित कराए, ताकि हम भविष्य में और भी समझदारी से निर्णय ले सकें। नमस्कार मित्रों, आज हमने साइकोलॉजी ऑफ मनी की संपूर्ण यात्रा पूरी कर ली है। इस श्रृंखला में हमने जाना कि वित्तीय सफलता केवल गणितीय सूत्रों या बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन के अनुभव, भावनाएं और सोच की गहन समझ से भी जुड़ी होती है। आपने सीखा कि कैसे व्यक्तिगत अनुभव, सामाजिक परिवेश और भावनात्मक प्रवृत्तियां आपके आर्थिक निर्णयों को आकार देती हैं और कैसे जोखिम, भाग्य और बचत के सिद्धांत आपको दीर्घकालिक समृद्धि की ओर ले जाते हैं। हमने यह भी समझा कि दिखावे पर आधारित धन का मूल्यांकन भ्रामक हो सकता है और असली धन वह है जिसे आपने संयम और विवेक से संरक्षित किया है। इस पूरी यात्रा में आपने यह संदेश आत्मसात किया कि वित्तीय निर्णय लेते समय समझदारी, सहानुभूति और दीर्घकालिक दृष्टिकोण कितना महत्वपूर्ण है। अब जब आप अपने आर्थिक फैसलों में इन सिद्धांतों को शामिल करेंगे तो न केवल आप अपने लिए, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक स्थिर और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकेंगे। यदि आपको यह श्रृंखला उपयोगी और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया अपने विचार हमारे साथ साझा करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और भी प्रेरणा देती हैं और आने वाले समय में ऐसी और उपयोगी सामग्री लाने में मदद करती हैं। धन्यवाद।